गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग क्या देखेंगे तो प्रपात और झीलें और इससे संबंधित जो फैक्ट है वो आज हम लोग देखेंगे। यानी कि हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। इससे पहले भी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के एक बहुत बड़ा वीडियो और एक छोटा वीडियो, दो वीडियो बना चुके हैं, उसमें आगे देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि भारत की अवस्थिति, भारत की नदियाँ और भारत की स्थिति के किस अक्षांश पर है, दिन रात के समय में अंतर क्या है, इस सब के बारे में, और भारत की जो बनावट है, भारत का मैदान है, पर्वत, पहाड़, द्वीप आदि के बारे में हम लोग जाने थे। और आज देखेंगे, उससे आगे बढ़ते हैं। तो हुंड्रू प्रपात निर्मित है। ये कहाँ है हुंड्रू? यह स्वर्ण रेखा नदी पर। कहाँ है? तो यह झारखंड में है। कुछ जलप्रपात है और नदी का नाम है कपिलधारा प्रपात, यह नर्मदा नदी पर है। जोग प्रपात श्रावती पर है। और शिव समुद्रम प्रपात, यह कावेरी नदी पर है। तो शिव समुद्रम कहाँ है? कर्नाटक। शिव समुद्रम कहाँ है? यह कावेरी नदी पर और यह तमिलनाडु में है। जोग प्रपात कहाँ है? यह कर्नाटक में है। और कपिलधारा तो यह मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात स्थित है कहाँ? तो यह श्रावती नदी पर। कहाँ है यह? तो कर्नाटक में है। भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से लोग यहाँ पर नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, यह कहाँ है? यह चित्रकूट प्रपात इसका नाम है। भारत में गोवा में स्थित जलप्रपात, गोवा में एक जलप्रपात है उसका नाम है दूध सागर प्रपात। भेड़ाघाट पर स्थित जलप्रपात है, तो भेड़ाघाट में है, उसका नाम क्या है? धुआंधार। और धुआंधार किस नदी पर है? तो यह नर्मदा पर ही है। विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो नाम है उसका नोहकाली कई। यह कहाँ है? तो यह मेघालय में है। और हाइट के हिसाब से यानी कुंजिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई तो 455 मीटर है, लेकिन यह डायरेक्ट इस तरह से जल अपना नहीं गिराता है, यह यहाँ तक आएगा, फिर पर्वत इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। और वेम्बनाड झील है, तो यह कहाँ है? तो यह केरल में है। कौन झील? तो वेम्बनाड झील। पेरियार झील 55 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वो क्या है? तो वह एक झील है जो आर्टिफिशियल लेक यानी मानव के द्वारा बनाया हुआ है और यह केरल में है। चिल्का झील जहाँ स्थित है, कहाँ? यह उड़ीसा में, उड़ीसा के तट पर, उसका नाम है उत्तरी सरकार तट। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। लोकटक झील अवस्थित है, यह मणिपुर राज्य में, जो फुमडी के लिए प्रसिद्ध है। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील, नाम उसका पुलिकट लेक। ज़्यादातर हिस्सा आंध्र प्रदेश में, थोड़ा सा तमिलनाडु में। फुलहर झील अवस्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से, और यहीं से एक नदी निकलती है, उसका नाम है गोमती। लोनार झील महाराष्ट्र में। नक्की डैम या नक्की झील है, नक्की डैम पर अवस्थित, तो यह राजस्थान में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। डल झील श्रीनगर की बात हो रही है, तो यह कश्मीर में। पुलिकट ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। असम में अवस्थित झील है, उसका नाम है जपनाला झील। रहस्यमय झील जिसका नाम है रूपकुंड झील। क्यों? क्योंकि इसमें जो खोजा गया तो इसमें बहुत सारे नरमुंड मिले थे, यानी मानव के कंकाल। जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील, तो उसका नाम है औचार झील। कहाँ है? तो श्रीनगर में है। कुछ झीलें हैं और उसकी स्थिति अष्टमुडी केरल में, पुलिकट तमिलनाडु, या अगर आंध्र रहता तो आंध्र प्रदेश, रूपकुंड उत्तराखंड, सूरजकुंड हरियाणा। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है, तो घेपन कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं। अब हम लोग मानसून के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करेंगे। तो मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, यानी मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो यह अरबी भाषा से। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, कथन है। कारण है उसका उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, यानी हिमालय के कारण ही भारत की ऐसी स्थिति है। तो कथन भी सही है और कारण जो है वह कथन का सही व्याख्या करता है। दावा यह किया जाता है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है, ऐसी बात नहीं है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। क्यों? क्योंकि यह हिमालय के कारण कि उत्तर से आने वाली ठंड जो विंड है उसको रोक देती है। और ऐसा नहीं है कि भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांश यानी कि 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री
साउथ के बीच में, ऐसी बात नहीं है। भारत का आधा हिस्सा ही 23 डिग्री कर्क रेखा पर है। यानी अगर भारत में नॉर्मल मौसम होता तो भारत में क्या होता, शीतोष्ण इलाका होता। भारत का वह राज्य जहां मानसून का आगमन सबसे पहले होता है उसका नाम है केरल राज्य। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा होती है तो इस तरह से आती है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। आगे बढ़, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं। यानी भारत में क्या होता है उस समय ग्रीष्म ऋतु में, अगर हाई प्रेशर होगा या हाई टेम्परेचर तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। उच्च ताप जहाँ रहता है तो वहाँ पर लो प्रेशर रहता है। तब क्या होगा, इस हालत में हिंद महासागर इस इलाका में उस समय कम तापमान है तो वहाँ पर कम प्रेशर, अधिक प्रेशर यानी कि हाई प्रेशर होगा। जिस तरह से हवाएं समुद्र से कहाँ चलेगी तो स्थल की तरफ चलती है, यही पूछ रहा है, जिसके कारण प्रवाहित होता है। क्या होता है, उसका नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। नीचे दिए हुए जलवायु आरेख पर ध्यान दीजिए। इसमें क्या होगा, इसका मतलब उपयुक्त जलवायु आरेख प्रसंग में क्या बता रहा है कि यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के इस संबंध में बता रहा है। मतलब इसमें कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है, लेकिन यह तापमान ऊपर की तरफ जाएगा तो बढ़ता चला जाएगा और यह वर्षा का स्वरूप है। यानी कि यहाँ पर तापमान भी अधिक है और वर्षा भी अधिक है। तो यह नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। भारत का सबसे सूखा स्थान है यह लेह में है। भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा होती है तो वह 18 डिग्री सेल्सियस। यह मैप है। मैप में बताइए यह जो इलाका है इसमें क्या मैटर है। ऊपर दिए गए मानचित्र के छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के माध्य तापमान परिवर्तित होता है। जुलाई माह में यह कितना तापमान रहता है, यह 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक। और यह मुख्य रूप से वृष्टि छाया क्षेत्र कही, क्योंकि यहाँ पर यह पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र है, अतः इस इलाके में वर्षा कम होता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है वहीं पर जहाँ दिन में अधिक तापमान होगा, नाम है राजस्थान के डेजर्ट इलाके में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने हैं तो नवंबर दिसंबर में, यानी लौटते हुए मानसून। जब मानसून लौटता है तो यहाँ पर समुद्र से होकर गुजरा, आर्द्रता ले लिया, लेकिन जाना तो उसको इस पार है, अतः इस क्षेत्र में वर्षा करा देता है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान। दोनों कथन सत्य हैं। दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। यानी केरल में और सबसे पहले मानसून आएगा लेकिन सबसे अंत में जाएगा। यही कारण है कि दक्षिण में मानसून पहले आया और अंत में गया, अतः यहाँ पर ज़्यादा दिन रहेगा। इसकी अपेक्षा में उत्तर में लेट से आएगा और पहले ही चला जाएगा, इसलिए पहला सही है। दूसरा, उत्तर के जो मैदान है यहाँ पर पूर्व में अधिक वर्षा होगा और पूर्व से जिस तरह से हम लोग पश्चिम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वर्षा की मात्रा घटती चली जाती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है। क्यों? क्योंकि हाइट के कारण, अधिक हाइट तापमान कम। छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है किसका, तो यह आर्द्र है, वहाँ पर आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु का। यानी जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है इसमें वर्षा होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, लेकिन जो पूर्वी इलाका है यहाँ पर मानसून का जो बादल होता है वो हवाएं वो इस तरह से चला करती है, यानी नॉर्थ ईस्ट से टक्कर मारेगा। इधर अराकानियोमा पर्वत है और वहाँ से हवाएं इस तरह से घूम जाती हैं, तो उसका नाम होता है दक्षिण पूर्व जलवायु। आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है कहाँ, जो समुद्र के पास होगा, तो कोच्चि केरल में और तेजपुर असम, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। मानसून का निवर्तन इंगित है कि क्या होगा इसके बाद, मानसून का निवर्तन का मतलब कि अब आकाश साफ हो जाएगा और बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब यानी हाई प्रेशर होगा। स्थल पर तापमान के बढ़ने से इस सब क्रियाएं होती हैं। सही कथन है।
पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं यानी वेस्टर्लीज कहलाती हैं। और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिता यानी माइस्ट ईयर मासेज पछुआ हवाओं के ही भाग हैं, याद कर लीजिए। वर्षा के संबंध में भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। किसे? तो साउथ वेस्ट मानसून से लगभग 85%। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तो वह तमिलनाडु है। और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल एवं जम्मू कश्मीर राज्यों में से अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होगा? तो सिक्किम में होता है। ऐसे दो नगर जो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सबसे अधिक है, तो उसका नाम है अजमेर और शिलोंग। जहाँ शिलोंग में लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहीं अजमेर में 25 सेंटीमीटर के आसपास। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है। तो इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि यहाँ पर तापमान का परिसर भी कम है। तो अगर जो विकल्प रहा होगा वह 4, उसमें जो तापमान में अंतर कहाँ मिलेगा? या तो वह समुद्र तट के किनारे हो, अतः इसमें कौन होगा? तो यह चेन्नई की बात हो रही है। भारतीय नगरों जैसे कि पटना, कोच्चि, कोलकाता और दिल्ली में सामान्य वर्षा का सही और वही क्रम। सबसे अधिक वर्षा कोच्चि में, केरल में, उससे कम भारत के पूर्वी राज्य यानी कलकत्ता में, कलकत्ता से कम पटना और सबसे कम दिल्ली में होती है। आम्र वर्षा संबंधित है, यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होने वाली यह मानसून से पहले की होने वाली बौछारें हैं। और ये आम्र की फसल के लिए, क्योंकि जब ये वर्षा होता है तो आम की फसलें पककर तैयार हो जाती है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान तो यह लेह है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में कोलकाता, मंगलोर, चेन्नई एवं दिल्ली में से सबसे कम वर्षा तो यह चेन्नई। क्यों? क्योंकि यह लौटते मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून से इसको पानी मिलता है। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो यह कौन कौन? यहाँ देख लीजिए मैप, यह पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र और मेघालय का क्षेत्र, इन 3 जगहों पर सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण कि वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना यानी तापमान अधिक है, और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से हो जाना, जिस कारण यहाँ पर पानी की दिक्कत हो जाती है। वह जल प्रबंधन युक्ति जो भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है, उसका नाम है वाटर शेड, यानी वर्षा के जल का संचयन कर दिया जाए तो हमें पानी की दिक्कत नहीं होगा। भारत में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। 200 मिलीमीटर औसत तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में। झारखंड में वर्षा प्राप्त होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। आगे बढ़, यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, इसमें वार्षिक वर्षा दिया होगा और यह मैप बताता है, यानी यह कौन सा इलाका है बताइए, गेस कीजिए। यह पूरा तराई क्षेत्र है। यहाँ पर यह उड़ीसा का क्षेत्र आएगा, यह छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है यहाँ तक। फिर यह पश्चिम बंगाल है, झारखंड, ऊपर बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, उत्तराखंड का क्षेत्रफल और हिमाचल प्रदेश तथा ये सब क्षेत्र है। इसमें पूछ रहा है कि वार्षिक वर्षा कितना होता है, तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है, याद कर लीजिए। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है, तो यह कहाँ है? तो यह बालोतरा में है। क्या? बालोतरा में। भारतीय मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से अधिक हो, तब हम लोग कहेंगे कि वर्षा हुई है। कथन: गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले, यानी गंगा का मैदान है, यहाँ पर कोई पश्चिम जाए या उत्तर पश्चिम की ओर चले तो मानसूनी वर्षा घटेगी। सही बात है। गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, यानी सीधा उत्तर की ओर, तो आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी।
तो दोनों कारण सही है, क्योंकि हिमालय से टकराकर वर्षा कराती है। तो ए और आर दोनों सही है तथा एक ही सही व्याख्या आर करता है। यह मैप दिया हुआ है। अब बताइए कि यहाँ देखिए, यह इस रेखा के बारे में पूछे क्या है। सामान्यतः हम लोग इसको कह सकते हैं कि जल विभाजक रेखा है, यानी इसे इधर वाले जितनी भी नदियां हैं यह अपना पानी बंगाल के खाड़ी में गिराती हैं, और इसके पश्चिम वाले जितने भी नदियां हैं ये सब अपना पानी अरब सागर में गिराती हैं। तो अखिल भारतीय जल विभाजक रेखा है। सही सुमेलित करना है। जलवायु परिस्थितियां हैं और कारण। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, क्यों? क्योंकि यह अक्षांश के नज़दीक है, जबकि समानता दोनों ही तटीय शहर हैं, दोनों की ऊंचाई भी लगभग बराबर है, अतः जो जितना विषुवत रेखा के नज़दीक होगा वहाँ तापमान उतना अधिक मिलेगा। दूसरा, हिमालय में हिमपात, तो यह हाइट के हिसाब से हाइट बढ़ने पर तापमान घट जाता है, अतः बर्फ गिरेगा। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर जाते समय आते आते वर्षा कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हवाएं कौन वर्षा कराती है, जो समुद्र से आर्द्रता लाएगी। तो अगर तट यहाँ से शुरू होगा तो वर्षा सबसे अधिक इस क्षेत्र में होगी, लेकिन कुछ इलाका यहाँ पर है, यह पौने यहाँ पर जाते जाते अपना आर्द्रता पूरे रास्ते में खत्म, क्यों? क्योंकि सबसे अधिक यहाँ वर्षा, फिर इससे कम यहाँ, इससे कम यहाँ तो जाते जाते उनका होगा या थोड़ा होगा वर्षा। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, क्यों? क्योंकि यह पश्चिमी विक्षोभ से, क्योंकि इस समय भारत हाई प्रेशर के जोन में है, थार का डेजर्ट बहुत ही हाई प्रेशर में है, इसकी अपेक्षा में मेडिटेरियन सी यहाँ पर लो प्रेशर है, और यहाँ से तूफानें पश्चिम से पूर्व की ओर चला करती है, जिससे पूरा यूरोप में शीत ऋतु में वर्षा होती है। इसी को हम लोग कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, और इसी के कारण कि यह क्या कभी कभी तो यह बिहार के पटना तक वर्षा करा देती है। भारत में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। क्या है? कि मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना, यानी कि जो बाढ़ का पानी है उसको स्टोरेज कर दिया जाए तो क्या होगा कि भारत के जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पर गर्मी के दिनों में या जाड़े के दिनों में पानी की जो कमी हो जाती है वह न हो पाएगी। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कार्यान्वित हो चुका है, तो 40 जिलों में जो 7 राज्यों में फैले हुए हैं। कथन: भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। सही है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में यानी वर्षा ऋतु में ही रहती है। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में सालों भर पर्याप्त मात्रा में वर्षा न होता है, जिस कारण पर्याप्त मात्रा में जल परिवहन का विकास न हो पाया है। शीतकालीन वर्षा यानी पश्चिमी विक्षोभ, और दूसरा लौटते मानसून से होने वाली वर्षा के बारे में जानेंगे। तो भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, नॉर्थ इंडिया में शीत ऋतु में, क्यों? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं पंजाब और तमिलनाडु, यहाँ पर लौटते मानसून के कारण। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है उसका नाम है उत्तर पूर्वी मानसून। भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है, कहाँ? ठंड के दिनों में कुछ वर्षा हो जाती है। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय रहता है। यहाँ कारण तो दोनों सही है, लेकिन ऐसा नहीं, उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय है तो इससे तमिलनाडु में वर्षा होगी, और उत्तरी मैदान में जाड़े में कुछ वर्षा होती है, यह मेडिटेरियन सी से आने वाली हवाओं के कारण, जिसे हम लोग पछुआ या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश होती है उसका नाम है तमिलनाडु। कथन: प्रति चक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होगा यानी हाई प्रेशर होगा, और वायु ताप निम्न होगा यानी तापमान कम होगा तो टेम्परेचर, नॉर्मल सी बात है, जहाँ तापमान कम तो प्रेशर हाई। कारण: उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवातीय स्थितियाँ पैदा होती है, ऐसी बात नहीं है। शीतकाल वर्षा के कारण मतलब यहाँ पर निम्न ताप के कारण हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर के कारण ही यहाँ पर प्रति चक्रवात उत्पन्न होता है यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिससे वर्षा होती है। अतः शीतकालीन वर्षा से निम्न ताप वाली प्रति चक्रवाती स्थिति पैदा होती है, यह गलत है। यह वर्षा प्रति चक्रवाती स्थिति के कारण ही यहाँ पर वर्षा होती है। भारत में शीतकाल में वर्षा होती है तो यह उत्तर पश्चिम यानी पंजाब, दिल्ली आदि क्षेत्रों में। अब हम लोग प्राकृतिक आपदाओं के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। वर्ष 2004 के सुनामी द्वारा भारत के तटों में से सर्वाधिक प्रभावित यानी दुष्प्रभावित क्षेत्र था, उसका नाम था कोरोमंडल तट, यानी मुख्य रूप से चेन्नई का तट।
हुदहुद चक्रवात से भारत का जो तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था उसका नाम था आंध्र प्रदेश तट। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है तो हैदराबाद। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है तो यह नई दिल्ली में है। यहाँ पर कुछ प्राकृतिक आपदाएं दिया हुआ है और दूसरा है प्रदेश। तो बाढ़ यह उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में आता है। भूकंप हिमालय के गिरिपातीय क्षेत्र। सूखा मध्य पूर्वी भारत है। चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा के क्षेत्र, ये सब चक्रवात से प्रभावित रहते हैं। कथन, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, सही बात है। कारण, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य आरंभ हुआ है। खनन मतलब ये नहीं कि सोना चांदी, वहाँ पर लोग पत्थर भी खनन के कार्य में उपयोग किया जाता है। अतः ए तथा आर दोनों सही है और इसकी ए आर एक ही व्याख्या भी करता है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं, यानी कि इस क्षेत्र में बात हो रहा है। बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण है क्योंकि बंगाल की खाड़ी क्या है, तो यह एक लॉक खाड़ी है, यानी चारों तरफ से इसके अस्थल है। अतः यहाँ का तापमान जल्दी ही बढ़ जाता है जिस कारण अत्यधिक तूफान आते हैं। इसका एक कारण। दूसरा कारण, प्रशांत महासागर से जो उठने वाले तूफान के अवशेष के कारण भी तूफान उत्पन्न होता है। तीसरा कारण, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जो नदियाँ अपना जल जाती है जिस कारण हम लोग जानते हैं कि जो मीठी पानी है, सामान्य मीठा वाटर, उसका जो क्वथनांक होता है वह जो सलाइन वाटर है उसकी अपेक्षा कम होता है जिस कारण ये जल्दी ही उबल जाते हैं। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं, बंगाल की खाड़ी के अधिक गर्मी के कारण। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है, सही। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के मेखला में पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। अतः हाँ, ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर जो तूफान है इसलिए नहीं आता है। तूफान बंगाल के खाड़ी के जिम्मेवार है। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप होने की संभावना है क्योंकि यहाँ पर बांध बना दिया गया। पहले पता ही नहीं था कि इसके नीचे फॉल्ट है। इससे क्या होगा, जब पानी अत्यधिक मात्रा में जमा हो गया यहाँ पर तो फॉल्ट में डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो गया और बाढ़ आता है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश स्थल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है, सही बात है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार तथा गुजरात राज्यों में से सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं तो यह ओडिशा राज्य में आती है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, तो उसका नाम था लातूर, महाराष्ट्र में। वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं है, मुख्य रूप से दक्षिण का पठार, कौन तो कर्नाटक पठार। भारत को जिन भूकंपीय क्षेत्रों या अंचलों में बांटा गया है वो कितने हैं, वो 4। तो भुज ये सबसे हाई कैटेगरी के इलाकों में आता है, भुज और हिमालय का क्षेत्र। लेकिन अब तो 5वां नंबर हटा दिया गया है, सबके 4 नंबर भी रहते हैं। तो भुज श्रीनगर 5 में है, हैदराबाद 2 में है और चेन्नई 2 में है। यानी हैदराबाद और चेन्नई उत्तर भारत के राज्य या शहरों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित है। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। पहले ऐसा नहीं था कि प्रत्येक साल बाढ़ आ जाए, कभी कभी आया करते थे, लेकिन अब बाढ़ हर साल आते हैं, यही कहने का मतलब है। दूसरा कारण कि गाद के निक्षेपण यानी डिपोजिशन ऑफ सिल्ट के कारण नदी घाटियों में जो गहराई है वह कम हो गई है। तो ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त इलाका है कौन, तो बिहार राज्य। यह इसका लगभग 74% भाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित इलाका बाढ़ से तो वही बिहार से सटे हुए क्षेत्र यानी पूर्वी क्षेत्र। अब हम लोग मिट्टियों से संबंधित कुछ फैक्ट जानेंगे। काली मिट्टी, वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है उसका नाम है रेगूर या काली मिट्टी। रेगूर नाम है काली मिट्टी का। रेगूर मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है तो दक्कन ट्रैप यानी महाराष्ट्र में। दक्षिण ट्रैप की रेगूर मिट्टियाँ काली होती हैं, सही बात है। दूसरा, उसमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा नहीं, उसमें जैव की मात्रा नहीं, उसमें लोहे की मात्रा होती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, उसमें जैव तत्व तो प्रचुर मात्रा में है नहीं, गलत बात। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी रेगूर मिट्टी है यानी काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है, उसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, गलत। एक बार ही बता दिए हैं कि उसमें लौह तत्व की अधिकता है तो उसमें जैव पदार्थ के बाद ही घास आ गई। स्वतः कृषि मिट्टी
किसे कहा गया है? तो कपास काली मिट्टी की। क्यों? क्योंकि जब यह इलाका ऐसा है, अगर वर्षा का नहीं होगा तो इसमें दरार पड़ेगा तो बहुत ही चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे हवा अंदर तक चला जाएगा। फिर नॉर्मल मौसम होगा या जब पानी पड़ेगी तो क्या होगा? फिर एकदम लगेगा जैसे खेत है जूत दिया गया हो। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं तो यह मालवा क्षेत्र में। मालवा प्रकार पठार की मिट्टी है तो काली मिट्टी, यानी लावा मिट्टी से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रख सकती है, उसका नाम है काली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी यानी लेटराइट सॉइल की बात हो रही है। भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में सही कथन है। वे साधारणतः लाल रंग की होती है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। सही बात है, क्योंकि ये सब प्रायः मोटे अनाज कहिए इनको, क्योंकि यह मिट्टी में उर्वरकता की कमी पाई जाती है, अतः इसमें मसालों की या पेड़ पौधों की खेती की जा सकती है, लेकिन जो फसल है जैसे चावल गेहूँ नहीं हो सकती है। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्रफल को उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत कम है। यानी पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश में जो सकल शुद्ध जो खेत है जिसमें कृषि की गई है वह कम है, उसके क्षेत्रफल के हिसाब से सही बात है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मिट्टी मखराला यानी लेटराइट प्रकार की है, यह बात गलत है, यानी ये सही है लेकिन आर गलत है। लेटराइट मिट्टी मिलती है तो कहाँ? तो यह महाराष्ट्र में। लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है तो मालाबार तटीय प्रदेश में। लेटराइट मिट्टियों के लिए सही कथन है कि इसमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। किसमें? लेटराइट में। इसमें भी लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। वह मृदा प्राय रूप जो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता रहा है, उसका नाम है लेटराइट मिट्टी। अब हम लोग देखेंगे दोमट या जलोढ़ मिट्टी। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी, उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। यह लगभग भारत के 43% भाग में फैला हुआ है, यानी लगभग 15 लाख किलोमीटर में। भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग है कछारी मिट्टी, यह भी जलोढ़ मिट्टी का ही नाम है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को कहते हैं बांगर, और जहाँ से नदी भी वर्तमान में प्रभावित हो रही है और जहाँ तक उसके बाढ़ का पानी फैलता है उसका नाम है, उसको क्या कहते हैं? उसको खादर कहते हैं। वह मृदा जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम है उसका नाम है बलुई दोमट मृदा। दोमटी या लोम मृदा मिट्टी में मिलते हैं तो मिट्टी के सभी प्रकार के कण मिलते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा होती है कैल्शियम की। आलू, सुरगम, सूरजमुखी तथा मटर फसलों में से वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देगी, तो कौन? जो दलहनी कौन है? मटर। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है वो दलहनी होगी, नाम उड़द। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का कारण है लोहे का विद्यमान, यानी फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है उसका नाम है जिंक, यानी जस्ता नहीं है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वन है, तो वन से क्या होगा? जीव जंतु मिलेंगे अतः ह्यूमस पाया जाएगा। दूसरा, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, ऐसा बात नहीं है। ये तो वनाच्छादित कहाँ? तो 3000 मीटर तक ही ना होगा, उसके ऊपर तो बर्फ ही बर्फ मिलेगा। पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है तो चिकनी मिट्टी में। मिट्टी का वह कण जिसका व्यास 0.20 यानी 002 मिलीमीटर से कम होता है उसको कहते हैं मृत्तिका। अम्लीय एवं क्षारीय मृदा यानी अम्ल यानी एसिडिक और क्षार यानी बेसिक सॉइल के बारे में कुछ फैक्ट है, याद कर लेते हैं। सामान्यतः फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो यह उदासीन यानी 7 या थोड़ा सा अम्लीय 6 या 7 के मध्य। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु क्या किया जाएगा? तेजाबी मिट्टी, उसमें लाइम का उपयोग होगा। तेजाबी यानी एसिड की बात हो रही है तो लाइम का इस्तेमाल करेंगे। और मिट्टी में खारापन या क्षारीयता यानी इसमें लवण यानी साल्ट है या इसको कहिए बेस है, कि समस्या का समाधान के लिए तो खेतों में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो कौन? ये गुजरात, क्योंकि समुद्र का पानी इंटर कर चुका है, उस राज्य का नाम है गुजरात।
मृदा की भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकरण होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का जो प्रभाव पड़ता है उस क्या होगा, जब मिट्टी लवणीय हो जाएगी तो क्या होगा कि यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देगा, यानी जिससे अब पानी या जो उष्मा या ऊर्जा या कुछ भी कहिए पेड़ पौधे इस पार से उस पार या जल नहीं जा पाएगा, जिससे यह मिट्टी अनुर्वर हो जाता है, यानी उसका उपजाऊपन खत्म हो जाएगा। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है अम्लीय मिट्टी। मृदा अपरदन एवं सुधार। भारत के जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है वो कौन कौन है, तो यह हिमालय का शिवालिक क्षेत्र और चंबल का बीहर। शिवालिक पहाड़ियों के 5 क्षेत्र यानी हिमालय का फुटहिल्स और चंबल घाटी के जो खोह खड्डों के निर्माण का कारण है अपरदन। वह अपरदन प्रारूप है तो उसको क्या कहते हैं, अनालिका अपरदन। फिल्म में जो डाकू लोग घोड़े दौड़ाते हुए नजर आते हैं, जिसमें घोड़ा नीचे नीचे जा रहा है, दोनों तरफ जमीन है, फिर इधर बिहार इस तरह का इलाका है पूरा में, वो सब चंबल का बिहार है। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले क्या होता है, असफल अपरदन, यानी कि कोई इलाका है असफल अपरदन में कहीं कहीं बूंद गिरा वो अपरदित होगा। फिर परत अपरदन, यानी बूंद की मात्रा अधिक हो गई तो पूरा में एक पतला मान लेते हैं 1 मिलीमीटर मोटाई से ही एक परत खत्म हो गया। फिर रील अपरदन, ये कुछ और मोटा अपरदन हो गया, इस तरह से थोड़ी थोड़ी नालाएं बन गई। फिर अनालिकाएँ, तो यह जो नाला था ये आपस में जुड़ गया और बड़ा बड़ा नाला नहर जैसा हो गया। कृषि भूमि में वह पौधा जिसके कारण भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है उसका नाम है सोरगम, यानी ज्वार की बात हो रही है। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के लिए। मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां हैं सस्यावर्तन, यानी फसलों का हेर फेर करके कृषि करना। वेदिका निर्माण, यानी कि अगर कोई ढालू वाला इलाका है इस तरह का तो वहाँ पर खेती इस तरह का होगा, ढालू बनाकर सीढ़ी बनाकर उसको कहते हैं। या वेदिक, हाँ सही बात है, वेदिक या अगर बालू है तो उसमें हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे तो एक बांध बना देंगे। तो टेरेसिंग और वायु रोध के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पेड़ रोप देंगे, जिससे जो पानी हवाएं बहेंगी वह इस क्षेत्र में बालू इंटर नहीं कर पाएगी, और नहीं इंटर कर पाएगी तो क्या होगा, इससे आगे बालू का विस्तार होना रुक जाएगा। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है, हम लोग वन को काट लेंगे तो क्या होगा, मृदा का अपक्षय हो जाएगा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो अधिक से अधिक पेड़ लगा दीजिए तो मृदा का अपरदन रुक जाएगा। प्राकृतिक वनस्पति, भोजपत्र वृक्ष मिलता है तो हिमालय में ऊंचाई पर। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है खैर। वह वन जो भारत का सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है उसका नाम है उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन। सागौन और साल उत्पाद हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पहाड़ी वन के। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में एक वृक्ष का बाहुल्य है, उसका नाम है देवदार। वह राज्य जहाँ सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़ है। जंगल की आग, ढाक को कहते हैं जंगल की आग, लेकिन उसका नाम यहाँ पर वैज्ञानिक नाम उसका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। भारत में सागौन का वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। वह पौधे जिसमें फूल नहीं होते हैं उसका नाम है फर्न। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध है। कहाँ बात हो रही है, यह हिमालय है तो यह पश्चिम हो गया, यह पूरब हो गया। तो यहाँ पर 3000 मीटर का जो हाइट है यहीं तक वन मिलेगा, लेकिन पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक वन मिलता है। कारण एक मात्र याद कर लीजिए कि पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना एक कारण, लेकिन मुख्य कारण यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होना माना गया है। एंटीलोपो, याद कीजिए, एंटीलोपो ओरिक्स और चीरू के बीच अंतर है। तो एंटीलोपो ओरिक्स और चीरो के बीच अंतर है। क्या अंतर है कि ओरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्र दोनों में रहने के लिए अनुकूलित हैं, जबकि एंटीलोप की बात हो रही है नीलगाय की, याद कीजिए, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही रहने के लिए उपयुक्त है, यानी अनुकूलित है, और मैदान में ले आइएगा तो मर जाएंगे। सागौन, तो यहाँ पर नगर है और भूकंप मंडल दिया हुआ है, तो सागौन
तो यह सागौन कहाँ मिलेगा, तो यह मध्य भारत के क्षेत्र में, तो मध्य भारत में मुख्य रूप से सागौन ये वृक्ष हो गया। दूसरा देवदार के वृक्ष, तो ये हिमालय के ऊंचे क्षेत्र में पाए जाते हैं। सुंदरी के वृक्ष, यह सुंदरवन यानी गंगा नदी के डेल्टा में। और सिनकोना यह हिमालय के फुट हिल्स यानी तराई में पाए जाते हैं, हिमालय का जो दलदली इलाका है उसमें। सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में। सही सुमेलित करना है। वन का प्रकार है और प्रदेश उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जहाँ अधिक वर्षा होगा। कहाँ अधिक वर्षा, तो हिमालय के तराई में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी कि जहाँ पर एक निश्चित समय में पानी का किल्लत हो जाता होगा, तो वह है मध्य गंगा का मैदान। अल्पाइन यानी हाइट के हिसाब से यहाँ पर अल्पाइन प्रकृति, तो यह अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी भाग में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार यानी जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो, तो यह पश्चिम घाट, तो सह्याद्री। फिर आपको अंडमान में मिलेगा और मेघालय में मिलता है। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, यह पश्चिम आंध्र प्रदेश में। यह मुख्य रूप से कहाँ मिल पाया जाएगा, यह जहाँ पर वर्षा का दिक्कत होता होगा। ये बात हो रही है तेलंगाना, हरियाणा तेलंगाना और राजस्थान के क्षेत्र में। वह वृक्ष जो समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है उसका नाम है देवदार। वह राज्य जिसके वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया गया है उसका नाम है मध्य प्रदेश के वन। महोगनी वृक्ष का मूल स्थान है, तो यह उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से आया हुआ है। कौन, तो महोगनी। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, उसका नाम है खेजरी। लीसा प्राप्त होता है तो चीड़ के वृक्ष से। कौन, तो लीसा। सही सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ कच्छ यानी कि यह तट हो गया, तो तट के सामने वाले जो वेटलैंड होते हैं उसकी बात हो रही है। तो अचरा रत्नागिरी, तो यह कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में है। कूडापुर कर्नाटक में। पिचवरम तमिलनाडु में। वेम्बनाड तो केरल में है। केरल की कच्छ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो वेम्बनाड कुन्नूर में। कहाँ, तो वेम्बनाड और कुन्नूर में। सिंचाई एवं नहरें, तो देखते हैं कथन। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तालाब है। प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश नदियाँ मौसमी है, यानी कि एक साल का एक निश्चित समय होगा जिसमें पानी का दिक्कत हो जाएगा। जब दिक्कत होगा तो सिंचाई किससे होगा, इसलिए वहाँ पर तालाब का अधिक से अधिक निर्माण किया गया है। भारत के संदर्भ में सही कथन है, बताइए। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है, तो नलकूप है। भारत में सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाने वाला राज्य है पंजाब, लगभग 98.7%। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में सही कथन नहीं है, सही कथन है। तो मृदा में उर्वरक यानी पोषक हानि कम की जा सकती है। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जलस्तर को कम होने से रोका जा सकता है। दोनों कारण सही है। जैसे कि जहाँ पर वर्षा कम होगा वहाँ पर मोटे अनाज की खेती करें तो क्या होगा, पानी कम लगेगा अतः ग्राउंड वाटर पर स्ट्रेस कम पड़ेगा। आगे देखिए। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है किसको, तो यह PWD सिंचाई को। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। तो सरयू पार यानी सरयू नदी है इसके पूर्वी क्षेत्र में, पूरा गंगा के मैदान में। भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है, तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। भारत के राज्यों का सिंचाई के उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोहीकरण यानी सबसे अधिक ग्राउंड वाटर किस राज्य के पास है, तो उत्तर प्रदेश। फिर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम। भारत में माला नहर तंत्र, याद कीजिए माला यानी गार्लैंड कैनाल सिस्टम को प्रस्तावित किया गया। किन्होंने किया था, जिन्सा जे दस्तूर ने। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु और बृहद परियोजनाओं से। फरक्का नहर की जल वहन क्षमता है तो 40,000 क्यूसेक। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल से संबंधित है। सारण सिंचाई नहर यह गंडक नदी से संबंधित है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है यह हरिके बैराज।
हरिके बैराज यानी इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है, तो जिन नदियों के संगम पर है तो वह कौन है, तो वह ब्यास और सतलज के संगम से ही इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर किस नदी पर आश्रित है, तो सतलज से। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 में आरंभ हुआ था और इसका उद्गम है सतलज नदी पर हरिके बांध से निकाला गया है। इंदिरा गांधी नहर जलप्रपात जल प्राप्त करती है, रिसीव करती है तो रावी, ब्यास और सतलज नदियों से। ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग होता है तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए। भारत में विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था है, उसका नाम है गंग नहर। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंग सिंह ने करवाया था, कब, तो 1927 में। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य है कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, भू प्रबंधन का सुधार करना। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है तो नरौरा यानी बुलंदखंड में बुलंदशहर यानी सहभाग वाला बुलंदशहर नरौरा, यहाँ पर परमाणु रिएक्टर भी है, में गंगा नदी पर। आगे बढ़ते हैं। हरियाली एक नई योजना है, किसका, तो जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना एवं विकास वृक्षारोपण के लिए। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लाभ हैं। इससे क्या होगा, यानी जो वाटर का पोर से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है, तो मृदा के बह जाने की रोकथाम करना, वर्षा जल संग्रहण और भौम जल स्तर का पुनर्भरण, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन करना। सही सुमेलन है। सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम संबंधित मंत्रालय, तो नाम है उसका भूमि संसाधन विभाग। मरुस्थल विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय। वर्षा पीड़ित क्षेत्रों एवं हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। ड्रॉप्स यानी कि ड्रिप यानी बूंद बूंद पानी गिरेगा। सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं कि खरपतवार की कमी होगी, क्योंकि इसमें हम लोग पानी की सिंचाई पेड़ पौधे की डायरेक्ट उसके जड़ पर करते हैं और इससे मृदा का अपरदन में भी कमी आती है, क्योंकि पानी बूंद बूंद होकर गिरते रहती है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सरदार सरोवर बांध बनाया गया है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है किसको, तो गुजरात को, और इसके विरोध के लिए जानी गई मेघा पाटेकर। बरंगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर एवं बाण सागर बांधों में से वह बांध जो नर्मदा नदी पर नहीं है, तो कौन, तो वह बाण सागर। बाण सागर नर्मदा नदी पर नहीं है, बाकी बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर बांध ये सब क्या है, तो ये सब के सब नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध स्थित है इंदिरा सागर, तो यह नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हो गया, क्यों, इंदिरा सागर जलाशय के कारण। ओंकारेश्वर परियोजना संबंध है नर्मदा नदी से। नर्मदा बचाओ आंदोलन जिस बांध की ऊंचाई के निर्णय का विरोध कर रहा था उसका नाम था सरदार सरोवर बांध, जो बनकर अब तैयार है। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है, तो यह हरियाणा और पंजाब एवं राजस्थान राज्य की। भाखड़ा नंगल बांध बनाया गया है सतलज नदी पर। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन केंद्र है जो शक्ति वाले हाइड्रल है, तो शिव समुद्रम यानी केरल की तमिलनाडु की बात हो रही है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो यह कर्नाटक में है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद जिन राज्यों से संबंधित है वह राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी। नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है, तो यह कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। भारत में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है आंध्र प्रदेश में, अब तेलंगाना भी इसमें ऐड हो गया है। हीराकुंड बांध बनाया गया था महानदी पर, और महानदी कहाँ है, तो यह ओडिशा राज्य में है। वह जलाशय जो चंबल नदी पर बना है उसका नाम है राणा प्रताप सागर। चंबल नदी पर निर्मित बांध उसका नाम है गांधी सागर। वह नदी घाटी परियोजना जो एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करती है, तो नाम चंबल घाटी परियोजना एवं मयूराक्षी परियोजना है। चंबल घाटी योजना से संबंधित है कौन कौन, तो वह गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। टिहरी बांध उत्तराखंड में निर्मित किया जा रहा है, तो किया गया है किस पर, तो भागीरथी नदी पर। टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर।
मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं। यह बराकर नदी पर है और दामोदर वैली कॉरपोरेशन के तहत जो बांध बनाए गए हैं उसी का यह भी अंग है। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी बंगाल के खाड़ी में पश्चिम बंगाल में दुख की नदी यानी मानी जाती थी। तो बंगाल का शोक, सही बात है। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है, तभी तो यह बाढ़ लाती है। ये नॉर्मल बात है। तथा ए और आर कथन सही है तथा आर उसका एडिशन भी सही है और व्याख्या भी सही करता है। दामोदर निगम घाटी निगम की स्थापना हुई थी आज़ादी के बाद 1948। तवा परियोजना स्थित है नर्मदा नदी पर। कुछ परियोजनाएं हैं और संबंधित राज्य। हीराकुंड यह महानदी पर है उड़ीसा राज्य में। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में स्थित है। तारापुर परमाणु केंद्र यह महाराष्ट्र में है। कुद्रेमुख पहाड़ियाँ यह कर्नाटक में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया गया है। इस बांध को बनाने का उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना है। वह परियोजना जो भारत ने भूटान के सहयोग से बनाया उसका नाम है चुक्का बांध परियोजना। और जिसके भी अंत में छू लग जाए समझ जाइए कि वह भारत ने भूटान में बनाया है। परियोजना उसकी स्थिति भाखड़ा सतलज नदी पर अवस्थित है। हीराकुंड महानदी पर। इडुक्की पेरियार नदी पर और यह केरल में है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर अवस्थित बांध है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना, नाम उसका क्या है? तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना से पेयजल प्रदान किया जाता है किसको? तो मद्रास को। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में किन्होंने सुशोभित किया था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर सही सुमेलित करना है। नदियां हैं और बांध है। कावेरी नदी, इस पर बांध कौन है? उसका नाम है मैट्टूर डैम। कृष्णा अलमट्टी डैम। नर्मदा सरदार सरोवर डैम। चंबल गांधी सागर बांध है। बेतवा माता टीला बांध है। ताप्ती काकरा पार बांध है। अलमट्टी बांध स्थित है कृष्णा नदी पर। कुछ सुमेलित है उसके राज्य है। मेटूर तमिलनाडु राज्य। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड उड़ीसा में स्थित है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और नदियाँ। इडुक्की डैम, तो इडुक्की कहाँ है? तो यह बेतवा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। पोचमपाद, तो यह गोदावरी नदी पर स्थित बांध है। तो एक बार और, इडुक्की बांध पेरियार नदी, माता टीला बेतवा, नागार्जुन सागर कृष्णा, पोचमपाद गोदावरी नदी पर स्थित बांध है। फिर सूची 1 और सूची 2, तो शिव समुद्रम परियोजना का संबंध कावेरी नदी से है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी से है। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी से है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है, उसका नाम है सिद्राबाग। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी तो दार्जिलिंग में। फिर देखिए कुछ बांध है और उसके क्षेत्र। तो फरक्का डैम पश्चिम बंगाल में है। घाटप्रभा कर्नाटक में है, घाटप्रभा नदी पर। हीराकुंड महानदी नदी पर और यह उड़ीसा में है। काकरापार यह गुजरात में है। सुमेलित करना है। रिहंद परियोजना का संबंध यूपी यानी उत्तर प्रदेश से है। उकई डैम गुजरात में है। कोयना महाराष्ट्र से संबंधित है। गोविंद सागर झील यह सतलज नदी पर बनाया गया। कोलेरू कृष्णा एवं कावेरी दोआब के क्षेत्र में है। कौन? तो कोलेरू झील। उकई जलाशय यह ताप्ती नदी पर है और उलर झील झेलम नदी पर स्थित है। कालागढ़ बांध बना हुआ है तो राम गंगा नदी पर। तो कालागढ़ बांध राम गंगा नदी पर। और तवा परियोजना संबंधित है होशंगाबाद से। तवा परियोजना होशंगाबाद से। पोंग बांध बनाया गया है ब्यास नदी पर। पोंग बांध ब्यास पर। मेजा बांध का निर्माण तो कोठारी नदी पर हुआ है। मेजा बांध का निर्माण। तुलबुल परियोजना का संबंध है तो यह झेलम नदी से संबंधित है। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है उसका नाम तो बगलिहार पावर प्रोजेक्ट संबंध चेनाब नदी से है। बगलिहार पनविद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चा में रही थी वो कहाँ है? तो वह
जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। कुछ सिंचाई परियोजनाएं हैं और राज्य का नाम है तो दमनगंगा गुजरात में है, गिरना यह महाराष्ट्र में है, पंबा परियोजना तो यह केरल में है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं अवस्थित है तो यह उत्तराखंड में स्थित है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं। महाकाली संधि जिन दो देशों के मध्य है उसका नाम है नेपाल और भारत। कल्पक्कम तमिलनाडु में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, नरौरा यह उत्तर प्रदेश में है। और आगे बढ़ते हैं, तारापुर यह महाराष्ट्र में है। मीठे पानी की कल्पसा परियोजना अवस्थित है गुजरात में। वह राज्य जिसमें सुईल नदी परियोजना स्थित है उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल है तो तीस्ता कहाँ से निकलती है तो यह सिक्किम से ओरिजिनेट होकर पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश को जाती है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना स्थित है तो यह सिक्किम नदी पर सिक्किम में स्थित है। यहाँ पर कुछ सही सुमेलित करना है तो यह बहुउद्देशीय परियोजना है और संबंधित नदी रिहंद परियोजना सोन नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा पर, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है तो बेतवा नदी पर। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन स्थित है चिनाब नदी पर। यहाँ पर कुछ जलाशय है और राज्य है तो भद्रा जलाशय कर्नाटक राज्य में है, भवानी सागर तमिलनाडु, गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर राजस्थान में स्थित है। तिलैया बांध अवस्थित है, यह बराकर नदी यानी झारखंड में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। गंडक परियोजना किसका पार्टनरशिप है, बिहार व यूपी का। वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे उनका नाम है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश। फिर सूची 1 है, सूची 2 मिलान करते हैं। नदी घाटी परियोजना और नदी पंचायत हिल बांध दामोदर, राणा प्रताप सागर चंबल नदी। वह बांध जो सिंचाई के लिए नहीं है उसका नाम है शिव समुद्रम। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट अवस्थित है तो यह महाराष्ट्र में है। अब हम लोग कृषि से संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे तो भारतीय कृषि का इतिहास लिखा था कि इन्होंने एस रंधावा ने। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन यानी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या है 20। कथन 1, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। दूसरे का, इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। दोनों तो सही है लेकिन क्षमता है इसी कारण यह कृषि प्रधान, ऐसा कोई कारण थोड़े है, अतः कारण गलत है। कारण कथन का सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े और विस्तृत कार्यान्वयन में बाध्यताएं हैं। वह है निजी क्षेत्रों के बीच कंपनियों की मोनोपोली, उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कितना भी पैसा खर्चा करके ले आएँ और हमारा बीज एकदम परफेक्ट होगा। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, उसका नाम है GVPAU पंतनगर यानी गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1960 में। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसकी आर्द्रता कितना चाहिए उसमें तो 14% से कम। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण है तो नेट बुआई क्षेत्र 50% से कम, वन अभी है टोटल तो 24.56% और अन्य क्षेत्र 30% से कम। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है कि विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाने से, तो क्या नाम ही है युग्म पैदावार यानी 2। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है क्या है कि पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। क्या है, किसकी पहचान है तो यह मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता है। प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर लो स्तर और फसलों की विविधता तथा बड़े खेतों की प्रधानता में से भारतीय कृषि की विशेषता क्या है
क्या नहीं है। तो भारत में क्या है कि बड़े खेत नहीं है, लेकिन निर्भरता है, उत्पादकता का लो स्तर यह भी है, फसलों की विविधता भी है। पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सही बात है। इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होते हैं, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन इससे इसका व्याख्या थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा है। जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सहकारी कृषि एवं भूजोत का छोटा आकार में से एक भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो पहले सहकारी कृषि ऐसा भारत में कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो भारत में जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी घर में है 10 लोग, आवश्यकता है कि 5 व्यक्ति कोई काम कर लेंगे, लेकिन कहीं जाएंगे किसी खेती का काम करने तो 10 के 10 करेंगे। अब बताइए क्या उस उत्पादन बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। भारत में संकर यानी चालू जोतों का सबसे छोटा और बड़ा औसत, तो सबसे छोटा कहाँ है वर्तमान में? तो केरल में, और सबसे बड़ा राजस्थान में, और उससे कम शायद वर्तमान में बिहार में सबसे छोटा है। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। भारतीय कृषि के संदर्भ में सही कथन है, भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित होता है। सही बात है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता, तो यह उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है, उसका नाम है ढेंचा। ढेंचा, सनई, बोरा या लोबिया तथा ग्वार जैसे हरी खाद वाली फसलों में से जो नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक जिसमें पाई जाती है उसका नाम है बोरा यानी लोबिया में। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। तो यह उत्पादकता बढ़ाने के लिए खाद की गुणवत्ता उत्पन्न करने हेतु भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए। केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना तथा विदर्भ में से दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। कहाँ? तो यह तमिलनाडु तट में पाया जाता है। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है तो कौन? तो उत्तर प्रदेश। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने का में अग्रणी राज्य कौन है? तो यह पंजाब राज्य है। हरित खेती में सन्निहित है तो समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों की पहुंच हो गई है। नकदी फसल पर बल दिया जाता है। अब आय और समानता में वृद्धि हुई है। आर्थिक सहायता में कटौती की गई। इतना भारतीय कृषि पर औद्योगिकरण का प्रभाव पड़ा है। बीज ग्राम स्वराज यानी सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इसमें कौन? तो बताइए। तो किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना, यही बीज ग्राम संकल्पना का प्रमुख उद्देश्य है। एक मार्ग क्या है? तो यह गुणवत्ता की गारंटी है जो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है। हरित क्रांति से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। तो हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में आरंभ की गई थी। 20वीं सदी के 7वें दशक में यानी 1960 के समय में जोर शोर से हुआ था। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। इसके शुरुआत करने वाले कौन थे? इनका नाम था MS स्वामीनाथन। नॉर्मन ऑनरेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उनका संबंध किस राज्य देश से था? वो थे तो अमेरिकन, लेकिन उन्होंने अपना प्रयोग से किसको बनाया था? मैक्सिको को। विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं तो उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के कैसे अभिप्राय है? उच्च उत्पाद वेराइटी प्रोग्राम, उच्च उत्पाद हाई लिंग क्रॉप का प्रोडक्शन करना मुख्य लक्ष्य था। मोटे अनाज, दलहन, गेहूँ तथा तिलहन में से हरित क्रांति संबंधित है। यह गेहूँ उत्पादन से। वह फसल जिसको हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ था उसका नाम है गेहूँ। यानी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में, प्रोडक्टिविटी दोनों में ही किसको सबसे अधिक लाभ हुआ तो उसका नाम गेहूँ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति हुई है किसकी? तो गेहूँ उत्पादन में।
हरित क्रांति में प्रयुक्त प्रमुख पादप यानी फसल थी तो मैक्सिकन गेहूँ। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही कथन है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन भी करना है। हरित क्रांति के घटक है, क्या क्या चाहिए इसमें, तो सबसे पहला चाहिए हमें हाई यील्डिंग क्रॉप्स यानी उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज। दूसरा सिंचाई यानी पानी की व्यवस्था। तीसरा ग्रामीण विद्युतीकरण, बिजली होगा तब ना सिंचाई होगा, समय पर कटाई होगा, कुछ भी होगा। ग्रामीण सड़कें, तब ना वो मार्केट में जाएगा, और जब मार्केट में जाए तो उसका अच्छी तरह से बिक्री हो जाए। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में भी वृद्धि हुई है। लेकिन दोनों तो सही है, लेकिन इसका एक दूसरे का कारण नहीं है, अतः आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है किससे, तो इसमें कृषि क्षेत्र की सभी क्रांतियाँ शामिल, यानी कि अमरेला स्कीम हो गया एक छात्र के अंदर सब। सूची 1 है, सूची 2 है। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि संबंध हरित क्रांति से सही, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति सही, मत्स्य पालन नीली क्रांति सही, उर्वरक भूरी क्रांति, और उद्यान कृषि तो सुनहरी क्रांति, और गुलाबी क्रांति उसका संबंध प्याज से है। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था तो जे गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से। अब खाद्यान्न फसल यानी रबी की फसल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रबी मतलब क्या, ये ठंड के दिन में बोया जाए और गर्मी के दिनों में काटा जाए। इसका उदाहरण मुख्य रूप से 1 नंबर गेहूँ। रबी फसल की बुआई तो अक्टूबर नवंबर महीने में होती है। रबी की फसल है सरसों, मसूर, चना, गेहूँ आदि सब रबी की फसलें हैं। गेहूँ की अच्छी खेती आवश्यक परिस्थितियाँ समुच्चय है, तो इसमें क्या हो चाहिए, गेहूँ की खेती के लिए आवश्यक दशा, तो इसमें तापमान कम हो यानी मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा आवश्यक है। गन्ना, कपास, जूट तथा गेहूं में से नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है कौन, तो गेहूं, क्योंकि यह खाद्यान्न फसल है। नकदी फसल समूह होता है गन्ना, कपास एंड केला। 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही क्रम, सबसे अधिक उत्पादन गेहूं का कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य, तीसरा पंजाब। भारत का अधिकतम गेहूं का उत्पादन होता है कहाँ, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। मोही सुगंधा प्रजाति है किसकी, तो धान की फसल की है। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है गेहूं, आलू और गन्ना के उत्पादन में। गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के द्वारा विकसित किया गया है, उसका नाम है सोनरा 64। गेहूं में बौनेपन का जीन है नोरिन 10। मार्कोनी गेहूं सबसे अधिक उपयुक्त है तो असिंचित परिस्थितियों के लिए यानी बिस्कुट बनाने के लिए। राज 3077 एक प्रजाति है किसका, तो गेहूं का है। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है किसका, तो गेहूं का। यूपी 308 है एक प्रजाति है गेहूं का। गेहूं के फसल का रोग उसका नाम है रस्ट। कल्याण सोना एक किस्म है किसका, तो गेहूं की। गेहूं की अधिक पैदावार वाली किस्में है अर्जुन और सोनालिका। गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है तो उसका नाम है UPAS 120। सही कथन है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। इस प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है, क्योंकि खेती कौन, तो किसान लोग कर रहा है, इसलिए राजनीतिक योग्यता थोड़ी जरूरी है। TTKL जिन 2 के बीच संकर यानी कि क्रॉस करके बनाया गया है उसका नाम है गेहूं और राई, यानी कि माओ करें हम, मानव के द्वारा बनाया गया पहला खाद्य फसल, उसका नाम है TTKL। करनाल बंट है क्या है, यह एक बीमारी है किसकी है, तो गेहूं की है। अब हम लोग खरीफ की फसल यानी जो गर्मी के दिनों में वर्षा के दिनों में इसकी बुआई की जाए और ठंड के दिनों में काटी जाए। नाम, धान की उत्पत्ति हुई है दक्षिण पूर्व एशिया से। खरीफ के फसलों में है कपास, मूंगफली, धान आदि और भी बहुत सारे हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ है। चावल की खेती के लिए आदर्श 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा हो और तापमान 25 सेंटीमीटर से और ज़्यादा हो या अधिक हो। मसूर, अलसी, सरसों तथा सोयाबीन में से खरीफ की फसल है तो मसूर,
मसूर, अलसी, सरसों, ये सब क्या है, ये सब रबी की फसल है, यानी गेहूँ भी रबी की फसल, लेकिन सोयाबीन, चावल, मक्का, ये सब क्या है तो खरीफ की फसलें हैं। भारत में प्रमुख खाद्यान्न है, तो भारत में सबसे अधिक लोग चावल को ही पसंद करते हैं। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है तो यह चावल। भारत में वह फसल जिसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल लगा हुआ है, नाम धान या चावल। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन होता है 2390 किलोग्राम, कहाँ तो मध्य उत्तर प्रदेश में। भारत के चावल के कटोरे का नाम है, भारत में चावल के कटोरा किसको कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को। जया, पद्मा एवं कृष्णा उन्नत किस्में हैं धान की। अमन धान उगाया जाता है, या जून जुलाई इसकी बुआई होगी और नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई की जाती है। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, किसका तो धान का। बरानी दीप क्या है, धान की किस्म है। बासमती चावल की संकर प्रजाति है पूसा RH10, पूसा RH10 बासमती चावल। बासमती चावल की रुपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, यानी ये सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, लेकिन धान का उत्पादन अभी प्रेजेंट में कौन है तो उत्तर प्रदेश है। वह जीव जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है, उसका नाम है नीलहरित शैवाल। भारत में पश्चिम तट की तुलना में पूर्वी तट में धान की उत्पादन अधिक किया जाता है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। यह आर तो गलत है, क्योंकि वह नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र है, अतः ये सही है, लेकिन आर गलत है। विगत एक दशक में भारत में जिन फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है वह है चावल। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है उनके नाम है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वह राज्य जिसमें संकर धान की खेती के लिए अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल उपलब्ध है, एरिया है, तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। वह प्रदेश जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है, वह फसलें जो जायद के समय उगाई जाती है उसका नाम है मूंग एवं उड़द, यानी गर्मी के समय में। इस समय इसके साथ साथ मुख्य रूप से जो सब्जियां होती हैं मौसमी सब्जी जैसे कि और फल फूल जैसे कि खीरा, ककड़ी, गाजर, इन सब की रुपाई होती है। अब हम लोग नकदी फसल यानी व्यापारिक क्रॉप के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है कपास। भारत में कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करने वाला क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात। मध्य प्रदेश का वह जिला जो कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र जाना जाता है उसका नाम है उज्जैन और शाजापुर। महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है उसका नाम है कपास। भारत कपास के पौधे का अधिक आदि निवास स्थल है कौन, भारत है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन हुआ, यानी भारत कपास के उत्पादन में टॉप पर चला गया। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं तो किससे, तो बीज से उसके। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद हो गई है, क्योंकि कावेरी नदी से पानी मिलता है और नहीं पानी मिलता है तो विवाद शुरू हो जाता है, फिर न्यूज में आएगा और न्यूज में जब आता है तो वहाँ के नेता लोग पानी दिलवाते हैं। अब हम लोग गन्ना के बारे में थोड़ा फैक्ट याद करते हैं। भारत का वह राज्य जिसमें गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि लगा हुआ है राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत की फसलों में वह फसल जिसके अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक % है तो गन्ना में है सिंचित क्षेत्र। भारत में 3 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम बताइए। सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन या कृषि तो उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक है। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है यूपी। सत्य कथन है चीनी उत्पादन पराक्रम में सीरा एक उप उत्पाद है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकाली गई खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, अतः दोनों सही है। गन्ना उत्पादन के लिए एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रम
के रूप में जाना जाता है। क्या महत्व है उसका? कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इसमें चेवन यानी ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग होता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरासस्यन की ज़्यादा गुंजाइश होती है। इंटरक्रॉपिंग की बात हो रही है। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है अगर पक जाए और पकने की अवधि में पाला गिर जाए। चीनी उद्योग से संबंधित कथन है। तो विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा लगभग 15% से ज़्यादा है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सब सही है। चीनी नगर शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। जो शक्कर नगर कहाँ है? यह आंध्र प्रदेश में है। भारत का शक्कर का प्याला किसे कहते हैं? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश को कहते हैं। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। उसका नाम था प्रतापपुर यानी देवरिया में। उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण का कारण क्या था? कि दक्षिण भारत में गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन होता है। गन्ने में शर्करा का जो मान है वो अधिक होगा। पेराई का अधिक लंबा मौसम मिल जाता है। कहाँ? तो साउथ इंडिया में। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जाता है कोयम्बटूर में। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है SBI कोयम्बटूर में। गन्ने की अर्धसाली फसल पकने के लिए समय चाहिए। अर्धसाली यानी 1.5 साल के लिए तो 18 महीने का समय चाहिए। अब हम लोग तिलहन के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो तिलहनी पौधों में इससे तेल निकले जैसे सूर्यमुखी, तिल, अलसी, सोयाबीन, अरंडी आदि। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। किसके लिए? तो मूंगफली के लिए। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। भारत में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो यह मध्य प्रदेश। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? अभी तो सोया स्टेट। कौन? कभी मध्य प्रदेश होता है तो कभी गुजरात होता है। तो प्रेजेंट में कभी गुजरात है। मूंगफली के क्षेत्रांत गर्त कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है। यानी कि यहाँ पर होता कम क्षेत्र में खेती है लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है। उसका नाम है पंजाब। राजस्थान प्रमुख उत्पादक है किसका? तो सरसों का। यहाँ पर मानचित्र दिया गया होगा, कुछ पूछेगा। ABCD द्वारा अंकित स्थल क्रमशः प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यह A है, यह गुजरात का क्षेत्र मूंगफली के लिए। यह B है महाराष्ट्र गन्ना के लिए। यहाँ पर एक C, यह महानदी का क्षेत्र है। और तो इसमें क्या होगा? तो यहाँ पर यह रागी के लिए प्रसिद्ध है। और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र गुंटूर इलाका। तो ये गुंटूर क्यों प्रसिद्ध है? तो यह तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन फसलें हैं कौन कौन? तो उनका नाम है सोयाबीन, मूंगफली, सरसों और तिल। सरसों की प्रजातियां हैं वरुणा, पूसा बोल्ड और पीताम्बरी। ये सब सरसों की प्रजातियां हैं। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है मूंगफली की फसल में। कौशल उन्नत प्रजाति है किसका? तो मूंगफली का। अब हम लोग दलहन के बारे में कुछ फैक्ट याद करते हैं। वह देश जो दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता भी है, नाम उसका भारत है। भारत में सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है कौन? तो दाल। कथन: भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, तथा दालों की मांग की वरीयता है। तो आर तो सही है और ए भी सही है, यानी आर एक ही सही ये व्याख्या भी करता है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन है? तो उसका नाम है मध्य प्रदेश। हवा में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है दालों में। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व है कोबाल्ट। वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली दलहनी फसल है उसका नाम है चना, मटर एवं मूंग। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात होता है NPK। N बराबर नाइट्रोजन, P बराबर फास्फेट, NK बराबर पोटास। तो 1:2 के अनुपात में होना चाहिए। अरहर का जन्म स्थान है भारतवर्ष। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है किसका? तो अरहर का। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है उसका नाम है
अपर्णा। अब रेशम के बारे में कुछ फैक्ट देखिए। भारत में सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है कर्नाटक। भारत का 60% से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य से। कुछ सुमिलित करना है। शहतूत रेशम यह कर्नाटक में, टॉसर रेशम यह झारखंड में, इरी रेशम असम में, मूंगा रेशम असम में। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में ही उगाई जाती है। यह होती है कहाँ? तो भारत के असम में। कौन? तो मूंगा रेशम। टॉसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है कौन? तो टॉसर का तो झारखंड है। बागानी फसलों में पहला है कहवा और कॉफ़ी। तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद यानी बोर्ड की स्थापना होती है 1984 में। यद्यपि कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में कुछ सत्य कथन है। कौन कौन? तो कॉफ़ी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों ही क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन चाय केवल डाली के कॉलम के द्वारा प्रवर्धित हो जाता है, जबकि कॉफ़ी उसके बीज से निकाला जाता है। यानी चाय हम लोग जानते हैं कि पत्तियाँ ही इस्तेमाल किया जाता है। भारतवर्ष में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है कहाँ? तो कर्नाटक के बाबा बुदन पहाड़ी पर। भारत में देश की 72.3% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है कौन? तो कर्नाटक राज्य। चाय एवं रबर। तो भारत में कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है कहाँ? तो कर्नाटक में। दूसरा है चाय एवं रबर। तो 2015 के आंकड़ों के अनुसार चाय के उत्पादन एवं उपभोग में चीन के बाद दूसरा स्थान तो भारत है। भारत में वह नकदी फसल जिससे अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है उसका नाम चाय है, लेकिन वह सबसे अधिक तो अब बासमती राइस से। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसका? तो चाय का करता है। भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश अब न रहा। अब तो भारत से अधिक निर्यात केन्या और श्रीलंका भी कर लेते हैं। भारत में चाय की खपत बहुत कम है, गलत बात है, बहुत अधिक है। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलवा पहाड़ी स्थल है, तो वहाँ क्या खेती होगी? तो वह चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। ग्रीन गोल्ड किस्म है किसकी? तो चाय की। बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है धान। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, उसका नाम है केरल। तो इसके बाद में है अब अन्य बागानी फसल, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।